इस लेक्चर में नॉर्मेलिटी डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है, जो इसका फॉर्मूला है, ये है नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी। अब यहाँ पे v जो वॉल्यूम है ये लीटर में है, एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट या MEQ भी साइड में लिख देते हैं, ये n इंटू वी इन ml, n इंटू वी इन ml। तो यहां पे देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी इन लीटर होगा, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट n इंटू वी इन ml हो जाएगा। अब सवाल ये है कि नॉर्मेलिटी अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, और इसके आधार पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे होगा। तो जैसे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में फॉर्मूला बताए थे, या मोलरिटी में बताए थे, या मोलैलिटी में बताए थे, वैसे ही नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे और नॉर्मेलिटी का डिफिनीशन भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो n इज इक्वल, जैसे v, ये v है, v के प्लेस पे अगर 1 लीटर आप ले लेंगे तो एम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि डिफिनीशन आप ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ gram equivalent of solute which is dissolved in per liter solution is called normality of solution, is called normality of solution। माने 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ये समझेंगे कि ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है W अपॉन E, यानी कि W क्या है, ये W जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम। जैसे कोई भी सॉल्यूट है तो आप वेट मशीन से या तराजू से आप उसका ग्राम में वेट निकाल सकते हैं। ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है। और E क्या है, तो E इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू, अगर आप जो है ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पर अगर W अपॉन E रख देते हैं और V ऑलरेडी है तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। अब इसमें देखिए फॉर्मूला, जैसे W इज इक्वल n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। तो n क्या है, n नॉर्मेलिटी है, W क्या है, W अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, और V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से ये जो डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ, ये द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
which is dissolved in per liter solution is called normality of solution, and we know that number of gram equivalent is equal to W upon E, weight upon equivalent weight. Then we put the value of gram equivalent W upon E. In this formula we get the N is equal to W upon E into V. ओके, अब इस पर कुछ फॉर्मूला और हम डिराइव करेंगे, जैसे ये N इज इक्वल टू और W अपॉन V के प्लेस पर हम कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर रख देंगे, तो ये C अपॉन E भी हो जाएगा, या C इज इक्वल टू N इंटू E। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ये मिल जाएगा। तो देखिए अब हम समझते हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का यूनिट कंपेयरिंग करके, एक साथ दोनों की तुलना करके हम यूनिट समझेंगे। जैसे देखिए अगर कहीं m/2 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 2, यानी कि हाफ होता है सेमी, ये सेमी मोलर हो जाएगा। और वैसे ही अगर n/2 है तो n/2 क्या होगा, ये सेमी नॉर्मल हो जाएगा। अब वैसे ही जैसे m/5 है तो ये पेंटी मोलर, और अगर n/5 है तो क्या होगा, पेंटी नॉर्मल, ये पेंटी नॉर्मल हो जाएगा। अब m/10 अगर है तो ये देसी मोलर और ये देसी नॉर्मल। m/ अगर 100 है तो ये सेंटी मोलर हो जाएगा और ये सेंटी नॉर्मल। और m/100 अगर है, m/1000 अगर, तो ये मिली मोलर और मिली नॉर्मल। तो इस तरह से आप कंपेयरिंग करके, अब जैसे अगर ये अगर m/2 है तो ये सेमी हो गया, m/ अगर 5 है तो पेंटी हो गया, m/ अगर 10 है तो देसी हो गया, m/100 है तो सेंटी हो गया, और m/1000 है तो ये क्या हो गया, मिली मोलर। तो इस तरह से कंपेयरिंग करके आप मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, यूनिट जान सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट, जब आप इक्विवेलेंट वेट आप निकालना जान जाएंगे तभी आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए समझ में, आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है m/n फैक्टर। m क्या है, m मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये सॉल्यूट है। ये मोलर मास निकालने के लिए आपको बताया गया है पिछले जो लेक्चर में कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसके जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को सम कर देना है। और लास्ट पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताए थे एग्जाम्पल दे करके कि जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 + 1 + 16 18 हो गए। CO2 है तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का 12 हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, 16 हुआ 44 हो गया। तो इस तरह से सभी एटम्स के एटॉमिक मास को अगर सम कर देंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि n फैक्टर मतलब सबसे प्रॉब्लम यही है कि n फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अगर n फैक्टर कैलकुलेट करने आ जाए तो इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करने आ जाएगा। तो ये देखिए, अब जैसे n फैक्टर फॉर एसिड्स, ये n फैक्टर फॉर एसिड्स, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन आफ्टर आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे किसी एसिड को, तो जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन उसमें लूज होंगे, आयोनाइज्ड होंगे, वही क्या है, वही n फैक्टर है। तो जैसे अब यहां समझते हैं एग्जांपल्स हैं, ये एसिड्स हैं और n फैक्टर, ये HCl है, इसका आयोनाइजेशन होगा H प्लस Cl माइनस बनेगा, n फैक्टर 1 हुआ क्योंकि H प्लस 1 है। H2SO4, ये 2H प्लस SO4 2 माइनस n फैक्टर 2 हो जाएगा। H3PO4 3H प्लस PO4 3 माइनस। लेकिन अगर H3PO3 है तो ध्यान दीजिएगा, H3PO3 में 3 हाइड्रोजन एटम है लेकिन निकलेगा 2 ही, ये ऐसे होता है। तो इसका n फैक्टर 2, ये डाई बेसिक है, भले ही 3 हाइड्रोजन है लेकिन इसका n फैक्टर 2 ही हो जाएगा। तो जैसे HCl है तो HCl में 1H प्लस है तो n फैक्टर 1 है, H2SO4 में 2H प्लस है, n फैक्टर 2 है। उसी तरह से H3PO4 में 3 है, n फैक्टर 3 है, और इसमें 2 है तो n फैक्टर 2 है। तो किसी एसिड के लिए जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन, ये आफ्टर आयोनाइजेशन जितना H प्लस आयन है वही क्या है, वही n फैक्टर है। तो इस तरह से एसिड्स के लिए, और ठीक इसी तरह से अगर बेस के लिए करेंगे तो किसी से पूछेंगे कि अगर एसिड का H प्लस है तो बेस का OH माइनस होना चाहिए। तो बेस का आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें जो NaOH है, तो NaOH, ये Na प्लस OH माइनस, ये Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, और Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ पे OH माइनस की संख्या 1 है तो n फैक्टर 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। यानी कि जितने जो है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 1 OH माइनस है तो n फैक्टर 1 है, 2 OH माइनस है तो 2 है, 3 OH माइनस है तो n फैक्टर क्या है, n फैक्टर 3 है। तो किसी बेसिस में जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन होगा वही उसका n फैक्टर होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं किसी साल्ट के लिए, n फैक्टर पर सॉल्ट्स ये होता है नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस आफ्टर आयोनाइजेशन। जैसे ये NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, तो ये कैटायन या एनायन की संख्या 1 है तो n फैक्टर भी 1 हो जाएगा। ये CaCl2 है तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस, इसमें चार्ज जो है कैटायन प्लस 2 चार्ज है एनायन, यानी कि इसमें भी 2 है। AlCl3, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ रहे हैं कि अगर कोई एसिड है तो एसिड का n फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन पे डिपेंड करता है। जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा वही n फैक्टर होगा। अब बेस का जो n फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है, जितना OH माइनस की संख्या होगी वही उसका n फैक्टर होगा। और किसी साल्ट्स के लिए नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पे डिपेंड करता है, जितना उसका कैटायन और एनायन की संख्या होगी वही n फैक्टर होगा। तो
अब हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के एजेंट के लिए एन फैक्टर फॉर एनी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है अगर किसी सब्सटेंस का, अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होती है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होती है तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वही एन फैक्टर होता है। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये किसी एसिड या बेस या साल्ट के साथ एसिड बेस या एक्वस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है, जैसे यहां देखिए ये 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना अभी एक लेक्चर में बताएंगे, लेकिन चूंकि ये माना जा रहा है कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये +7 होगा और यहाँ पे +2 होगा, और जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है या एन फैक्टर, इसका हो जाएगा 7 - 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अगर यही अब जैसे KMnO4 का जो होता है, अगर बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर अलग होता है और न्यूट्रल में अलग होता है, तो इस तरह से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का आप लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है आप उसका निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपका जो है एन फैक्टर पता चल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे आप मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी ये फाइंड करेंगे। देखिए एक ऐसा न्यूमेरिकल हम दे दिए आप लोगों को कि इसमें सब कुछ निकालना है, जितना आप पढ़ रहे हैं वो भी निकालना है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड द मोलर मास, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, मिली इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अब ये सब कुछ निकालना है, और हो क्या रहा है कि if 7.2 ग्राम Na2SO4 is dissolved in water, dissolved in 4 लीटर कर लीजिएगा, 4 लीटर सॉल्यूशन, ये कर लीजिए 4 लीटर सॉल्यूशन, ये कर लीजिए कि 7.2 ग्राम Na2SO4 एक सॉल्यूट है जिसको 4 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप उसका सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो इसमें मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, ये W दिया हुआ है, कितना दिया है, ये 7.2 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालेंगे, ये M। तो इसमें सोडियम क्या है, सोडियम 2 है, तो 2 इंटू और सोडियम का 23 होता है, ये 23 होता है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का 32 और O का 16 होता है। तो ये हो गया 46, 32 और 64, और ये 2 हो जाएगा 6, 2, 8, 4, 12 का 2, 1, 7, 3, 10, 142 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये मोलर मास 142 आ गया।
आप देखिए इस थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ 7.1 कर देते हैं, ये 7.1 कर लीजिए तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है ई, और ई अब एन फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले एन फैक्टर समझिए। तो एन फैक्टर इसका 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि जो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस है डिसोसिएट होगा, तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनेगा, तो कैटायन और एनायन दोनों की संख्या 2 हो जाएगी। और E क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, ये m अपॉन n फैक्टर। तो ये E इज इक्वल टू m कितना है, m 142 है और n फैक्टर 2 है, यानी कि 71 आ जाएगा ये 71। अब हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये W अपॉन E, यानी कि W कितना दिया है 7.1 दिया है, E 71 है, तो ये 0.1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1 इंटू 1000, यानी कि 100। ये मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है, अब देखिए मोलर मास निकल गया, एन फैक्टर निकल गया, इक्विवेलेंट वेट मिली इक्विवेलेंट निकल गया। अब नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। तो W कितना दिया है 7.1 दिया है, E दिया है 71, V दिया है 4 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 40 नॉर्मल। अगर आपको M निकालना है तो W अपॉन ये M इंटू V होगा, तो 7.1 142 V4 है, तो ये 20 हो जाएगा, 1 अपॉन 80 मोलर हो जाएगा। अगर C निकालना है तो C इज इक्वल टू N इंटू E। तो N क्या दिया हुआ है, ये 1 अपॉन 40, और E कितना है 71, तो ये डिवाइड कर लेंगे, इतना ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया। इसमें इस लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो पर लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वही नॉर्मेलिटी है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर जो है किसी एसिड की बेसिसिटी है और बेस की एसिडिटी है। तो एसिड की बेसिसिटी का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइज्ड होंगे वो संख्या है, बेस के लिए OH माइनस है, साल्ट के लिए कैटायन एनायन की संख्या है, और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर निकल जाएगा तो मोलर मास में डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, W अपॉन E करके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझ रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन।